समाज कैसे बदलता है? क्या ये किसी भूकंप की तरह, मतलब एक ही झटके में होता है जो रातों रात सब कुछ उलट-पुलट कर देता है? या फिर ये जमीन के नीचे धीरे धीरे खिसकती टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह है, जिसका असर शायद सालों बाद दिखे, पर जब दिखे तो हमेशा के लिए हो? तो बदलाव लाने वाले इन दो बहुत ही पावरफुल तरीकों यानी क्रांति और सामाजिक आंदोलन की कहानी को आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की बातचीत में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस सवाल से कि क्रांतियां आखिर होती ही क्यों हैं। फिर ये भी देखेंगे कि ये सामाजिक आंदोलनों से अलग कैसे हैं। इसके बाद हम पुराने और नए आंदोलनों के बीच का फर्क समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये सारी बातें आज की दुनिया को समझने में हमारी मदद कैसे करती हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सी चिंगारी होती है जो पूरे समाज में आग लगा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों और विचारकों को परेशान किया है। आखिर वो कौन सी लिमिट होती है जब लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब हजारों साल पहले अरस्तू ने ढूंढने की कोशिश की थी। सोचिए, उन्होंने 158 संविधानों को स्टडी किया और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि क्रांति का मतलब सिर्फ खून खराबा या तख्ता पलट नहीं होता, बल्कि कोई भी राजनीतिक बदलाव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, एक तरह की क्रांति ही है। और अरस्तू के लिए हर उथल-पुथल की जड़ में सिर्फ एक एहसास था, असमानता। जब लोगों को ये महसूस होने लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, कि पूरा सिस्टम ही बायस्ड है, तो समझ लीजिए कि वहीं से विद्रोह की जमीन तैयार होने लगती है। फिर सदियों बाद आए कार्ल मार्क्स और उन्होंने इस आइडिया को एक नया ही मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा, रुको, ये सिर्फ भावना की बात नहीं है, ये तो इतिहास का विज्ञान है। उनके लिए क्रांतियां कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि इतिहास को आगे धकेलने वाली सबसे बड़ी ताकत थीं, जैसे कोई लोकोमोटिव इंजन जो समाज के एक दौर को खत्म करके दूसरे दौर की शुरुआत करता है। और आज के दौर में थीरा स्कोकोपॉल इसमें एक और जरूरी लेयर जोड़ती है। वो कहती है कि सिर्फ लोगों का गुस्सा काफी नहीं होता। एक कामयाब क्रांति तभी हो सकती है जब सत्ता की अपनी मशीनरी, मतलब सरकार और सेना, अंदर से कमजोर पड़ जाएं या टूट जाएं। तो देखिए, कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। अरस्तू के लिए वजह थी अन्याय की भावना, मार्क्स के लिए क्लास स्ट्रगल और स्कोकपोल के लिए सरकारी ढांचे का टूटना। एक ही सवाल के तीन अलग अलग नजरिए। इससे पता चलता है कि समय के साथ हमारी समझ कितनी गहरी होती गई है। तो क्रांति तो हो गई भूकंप जैसी, पर हर बदलाव ऐसा नहीं होता है ना। अब उस भूकंप की तुलना जमीन के धीमे खिसकाव से करते हैं। ये जो रूपक है ना, ये बहुत काम का है। क्रांतियां तेज होती हैं और अक्सर काफी विनाशकारी भी, लेकिन समाज में कई बड़े बदलाव दशकों तक चलने वाले अथक प्रयासों से आते हैं, धीरे धीरे। और यहीं पर एंट्री होती है सामाजिक आंदोलनों की। ये कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा या दंगा नहीं है, ये एक सोचा समझा, लंबा चलने वाला सामूहिक प्रयास होता है। इसके पीछे एक मकसद होता है और लोगों के बीच एक मजबूत एकजुटता होती है। तो फर्क एकदम साफ है। क्रांति एक झटके में सब कुछ बदलना चाहती है, सरकार, समाज, अर्थव्यवस्था, सब कुछ। जबकि एक सामाजिक आंदोलन ज्यादातर समाज के किसी एक हिस्से पर फोकस करता है, जैसे कोई कानून, कोई सामाजिक परंपरा या कोई अधिकार, और धीरे धीरे बदलाव लाता है। चलिए अब इन आंदोलनों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पहले बात करते हैं उनकी जिन्हें एक्सपर्ट्स पुराने सामाजिक आंदोलन कहते हैं। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जमाना, चारों तरफ मिलें और मजदूर हैं। पुराने आंदोलनों का जन्म इसी माहौल में हुआ था। उनका मकसद और निशाना बिल्कुल साफ था, मजदूरों और किसानों को एकजुट करना, सत्ता पर कब्जा करना और पूरी आर्थिक व्यवस्था को ही बदल देना। लेकिन फिर 20वीं सदी के दूसरे हाफ में दुनिया बदली और आंदोलनों का चेहरा भी बदल गया। एक बिल्कुल नई तरह की लहर उठी। और यही इस पूरी बातचीत का दिल है, सबसे जरूरी हिस्सा। जहां पुराने आंदोलनों की लड़ाई रोटी, कपड़ा और मकान की थी, वहीं नए सामाजिक आंदोलनों का आधार क्लास नहीं बल्कि पहचान बन गया। मतलब अब सवाल किसके पास पैसा है से बदलकर मैं कौन हूं और मैं कैसी जिंदगी जीना चाहती हूं हो गया। इन नए आंदोलनों का निशाना सरकार की कुर्सी नहीं बल्कि समाज की सोच थी। ये लोगों के जीने का तरीका, उनके अधिकार और उनकी संस्कृति को बदलना चाहते थे।
इनका काम सत्ता के गलियारों से ज्यादा सड़कों पर और सिविल सोसाइटी में होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये किसी एक क्लास के आंदोलन नहीं थे। इनमें छात्र, प्रोफेसर, कलाकार और मिडिल क्लास के लोग सब शामिल थे। ये पर्यावरण, शांति, महिला अधिकार या मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर ढीले ढाले नेटवर्क के जरिए एक साथ आए, जिनका मकसद आर्थिक से ज्यादा सामाजिक था। तो सवाल ये है कि इन सब पुरानी और नई परिभाषाओं को जानने से आज क्या हासिल होगा? बहुत कुछ। देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं हैं। आज हमारे चारों ओर जो भी आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर हों या जेंडर इक्वालिटी के लिए, उन्हें समझने का चश्मा हमें यही थ्योरी देती है। ये हमें बताता है कि उनकी मांगें क्या हैं और उनके काम करने का तरीका पुराने मजदूर आंदोलनों से अलग क्यों है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर इंडस्ट्रियल समाज ने पुराने आंदोलन पैदा किए और उसके बाद के दौर ने नए आंदोलन, तो आज का ये डिजिटल, पूरी तरह से कनेक्टेड समाज किस तरह के बदलावों को जन्म देगा? भविष्य के आंदोलन कैसे दिखेंगे? इस पर सोचना तो बनता है।